प्यारे साथियों, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो अब तक हम लोग 7 अध्याय 7 चैप्टर्स कंप्लीट कर चुके हैं एनसीईआरटी जो 6 क्लास की है। तो 7 चैप्टर्स में हमने इतिहास के बहुत सारी इंपॉर्टेंट जो जानकारी थी वो हम लोगों ने देखी थी। और ये 8वां चैप्टर जो है अशोक, एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। तो हम जैसा कि पिछले चैप्टर्स में जैसे कंप्लीट किया था वैसे ये भी करेंगे, एक एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझते हुए फिर आगे बढ़ेंगे। ओके। तो अशोक ने कौन से युद्ध के मतलब किस एक बड़े युद्ध के बाद युद्ध करने का त्याग किया था? कलिंग युद्ध, जो कि आप सब जानते होंगे, कलिंग युद्ध हुआ था। और उसके बाद अशोक ने ये निर्णय ले लिया था, क्योंकि उसमें बहुत सारे लोग उस समय 1 लाख सैनिक लगभग मारे गए थे, 1 लाख लोग। तो अशोक ने उसके बाद से ये प्रण कर लिया था कि अब आगे से युद्ध नहीं करूँगा। तभी यहाँ पे लिखा हुआ है कि एक अनोखा सम्राट जिसने युद्ध का त्याग किया। ओके। तो चलिए इंपॉर्टेंट चीज़ें हम लोग शुरू करते हैं और एक एक चीज़ पॉइंट वाइज पढ़ते चलेंगे और उसको समझते हुए चलेंगे। तो यहाँ पे एक हेडिंग लिखी हुई है, एक बहुत बड़ा राज्य, एक साम्राज्य। हम जिन शेरों के चित्र रुपयों पैसों पर देखते हैं उनका एक लंबा इतिहास है। उन्हें पत्थरों को काट कर बनाया गया, फिर उन्हें सारनाथ में एक विशाल स्तंभ पर स्थापित किया गया था। इस विषय में आपने अध्याय 7 में पढ़ा था, तो आप चाहें तो देख सकते हैं अगर नहीं पढ़ा होगा। तो सारनाथ में ये अशोक स्तंभ कहाँ है, ये स्थान भी पूछ लिया जाता है एग्जाम में, तो आप याद रखें सारनाथ में है। इतिहास के महानतम राजाओं में से एक अशोक के निर्देश पर इसके कई स्तंभों और पत्थरों पर अभिलेख उत्कीर्ण किए गए हैं। इसके पहले कि हम यह जानें कि इन अभिलेखों में क्या लिखा है, यह समझने की कोशिश करें कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। तो पहले तो इस प्रश्न का उत्तर हम लोग जानते हैं कि उनके राज्य को साम्राज्य क्यों कहा जाता है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने, दादा मतलब उनके पिता के पिता, आप जानते होंगे। तो अशोक के पिता का नाम क्या था? बिंदुसार, और बिंदुसार के पिता का नाम चंद्रगुप्त मौर्य। ठीक है। अशोक जिस साम्राज्य पर शासन करते थे उसकी स्थापना उनके दादा चंद्रगुप्त मौर्य ने लगभग 2300 साल पहले की थी। यानी मौर्य वंश की स्थापना चंद्रगुप्त मौर्य ने की थी लगभग 2300 साल पहले, और उसी साम्राज्य पर शासन करते थे। बाद में अशोक ने भी शासन किया था। ओके। चाणक्य या कौटिल्य नाम के एक बुद्धिमान व्यक्ति ने चंद्रगुप्त की सहायता की थी। तो चाणक्य का एक और नाम है कौटिल्य, या विष्णुगुप्त भी नाम है, आप याद रखें। चाणक्य के कई विचार हमें अर्थशास्त्र नाम की किताब में मिलते हैं, जो कि चाणक्य ने ही लिखी थी 321 ईसा पूर्व में। ठीक है। ये जो तिथियां हैं ये आपको आगे की क्लासेस में मिलेंगी, क्योंकि अब ये 6 क्लास की एनसीईआरटी है तो बेसिक बातें हम जान लेते हैं इसमें। लेकिन इनको जाने बगैर आगे का इतिहास जो है, आगे की किताबें जो हैं वो भी समझ में नहीं आएंगी, तो इसको इग्नोर नहीं कर सकते। वंश, यहाँ वंश के बारे में कुछ लिखा हुआ है। जब एक ही परिवार के कई सदस्य एक के बाद एक राजा बनते हैं तो उन्हें एक ही वंश का कहा जाता है। मौर्य वंश में 3 महत्वपूर्ण राजा हुए, चंद्रगुप्त, उसका बेटा बिंदुसार और बिंदुसार का पुत्र अशोक। ओके। तो अब जानते हैं उनके साम्राज्य के बारे में। अशोक के साम्राज्य में बहुत से नगर थे। मानचित्र में उन्हें काले बिंदुओं से दिखाया गया, जो कि नीचे मानचित्र दिया गया है। अभी हम इसको अच्छी तरीके से देखेंगे। इनमें साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र, मतलब इन नगरों में जो बड़े बड़े नगर थे इनमें साम्राज्य की राजधानी जो कि पाटलिपुत्र थी, और उज्जैन और तक्षशिला जैसे प्रमुख नगर थे। तो इस साम्राज्य में ये सब प्रमुख नगर थे। तक्षशिला उत्तर पश्चिम और मध्य एशिया के लिए आने जाने का मार्ग था। तक्षशिला वर्तमान में कहाँ है? पाकिस्तान में है, आप ये याद रखें। दूसरी तरफ उज्जैन उत्तरी भारत से दक्षिणी भारत जाने वाले रास्ते में पड़ता था। यानी उत्तर भारत से दक्षिण भारत जाने वाले रास्ते में उज्जैन पड़ता था। शायद नगरों में व्यापारी, सरकारी अधिकारी और शिल्पकार रहा करते थे। साम्राज्य के बहुत बड़े क्षेत्रों में किसानों और पशुपालकों के गांव बसे हुए थे। मध्य भारत जैसे इलाके में ज़्यादातर हिस्सा जंगलों से भरा हुआ था। वहाँ पर लोग फल फूल का संग्रहण और जानवरों का शिकार करके जीविका चलाते थे। साम्राज्य के अलग अलग इलाकों में लोग भिन्न भिन्न इसको कंप्लीट कर लें इस सेंटेंस को, फिर यहाँ पे समझते हैं। भिन्न भिन्न भाषाएं बोलते थे। वे लोग शायद अलग अलग प्रकार का भोजन करते थे और यहाँ तक कि अलग अलग किस्म की पोशाक भी पहनते थे। तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट है, ये एक मैप है और यहाँ क्या लिखा हुआ है, जिन जगहों पर अशोक के शिलालेख मिले हैं उन्हें लाल बिंदुओं से दिखाया गया है। तो इस मैप को बहुत अच्छी तरीके से आप देख लें। ये सारे इलाके साम्राज्य के भीतर थे। उन देशों के नाम बताओ जहाँ अशोक के अभिलेख मिले हैं। भारत के कौन से राज्य मौर्य साम्राज्य से बाहर थे? तो ये मानचित्र थोड़ा इम्पॉर्टेंट है।
मौर्य साम्राज्य उस युग के प्रमुख नगर और अभिलेखों के प्राप्ति स्थल जहाँ जहाँ से अभिलेख अशोक के प्राप्त हुए हैं, जैसे लंपक, कंधार, मनसेरा, ये सब चीज़ें हैं। तक्षशिला, ये जो स्थान है ना, यहाँ पे तक्षशिला है, ये बिंदु जो बना हुआ है। लेकिन यहाँ पर अशोक का शिलालेख नहीं मिला, इसलिए इसको काले से लिखा गया है। जो लाल रंग के हैं ना, वहाँ पर अशोक के, जैसे कंधार, ये लंपक और जो भी लिखा हुआ है, सारनाथ यहाँ पर है, लुम्बिनी, और ये सब चीज़ें हैं। गिरनार का अशोक का अभिलेख, कलिंग, ठीक है, ये सब चीज़ें इम्पोर्टेंट। सांची का स्तूप, उज्जैन, लेकिन उज्जैन में शिलालेख अशोक का नहीं है, लेकिन प्रमुख नगर है। ठीक है, जो हमने प्रमुख नगरों की बात की ना, उनके साम्राज्य में कौन कौन से प्रमुख नगर थे, तो तक्षशिला, उज्जैन और पाटलिपुत्र, जो कि साम्राज्य की राजधानी थी। तो ये राजधानी थी पाटलिपुत्र। ये उज्जैन, ये उत्तर से दक्षिण को जाने वाले मार्ग में पड़ता था ये शहर। ओके, तक्षशिला के बारे में तो आप जानते ही हैं, प्राचीनतम विश्वविद्यालय था। ओके, और ठीक है, जो भी इम्पोर्टेंट चीज़ होंगी तो उसको हम देख लेंगे। बस आप जो इम्पोर्टेंट जगह हैं, जैसे कलिंग युद्ध हुआ कहाँ पर था, जो वर्तमान में उड़ीसा है वहाँ पर ये पड़ता है, तो इन सब चीज़ों को आप समझ लें। अब आगे बढ़ते हैं। राज्य साम्राज्य से कैसे भिन्न है? चूँकि साम्राज्य राज्यों से बड़े होते हैं और उनकी रक्षा के लिए बड़ी सेनाओं की ज़रूरत होती है, इसीलिए सम्राटों को राजाओं की तुलना में ज़्यादा संसाधनों की ज़रूरत होती है। इसी कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर इकट्ठा करने वाले अधिकारियों की ज़रूरत होती है। कर यानी टैक्स। अब है साम्राज्य का प्रशासन। चूँकि मौर्य साम्राज्य बहुत बड़ा था, इसलिए अलग अलग हिस्सों पर अलग अलग ढंग से शासन किया जाता था। पाटलिपुत्र और उसके आसपास के इलाकों पर सम्राट का सीधा नियंत्रण था। इसका मतलब यह हुआ कि इस इलाके के गांवों और शहरों के किसानों, पशुपालकों, शिल्पकारों और व्यापारियों से कर इकट्ठा करने के लिए राजा अधिकारियों की नियुक्ति करता था। यानी टैक्स वसूलने के लिए क्या करते थे सम्राट, कि अधिकारियों की नियुक्ति करते थे और वो अधिकारी जाकर टैक्स वसूला करते थे। जो राजा के आदेशों का उल्लंघन करते थे, अधिकारी उनको सजा भी देते थे। इनमें से कई अधिकारियों का वेतन भी दिया जाता था, कई अधिकारियों को वेतन भी दिया जाता था। संदेशवाहक एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे और राजा के जासूस अधिकारियों के कार्यकलाप पर नज़र रखते थे। यानी जो अधिकारी कैसे काम कर रहा है, कोई अधिकारी, उसके लिए जासूस भी लगाए जाते थे कि कोई अधिकारी काम किस तरीके से कर रहा है। इन सबके ऊपर सम्राट था, जो राज परिवार एवं वरिष्ठ मंत्रियों की सहायता से सब पर नियंत्रण रखता था। मौर्य साम्राज्य के भीतर कई छोटे क्षेत्र या प्रांत थे। इन पर तक्षशिला या उज्जैन जैसी प्रांतीय राजधानियों से शासन किया जाता था। कुछ हद तक पाटलिपुत्र से इन क्षेत्रों पर नियंत्रण रखा जाता था और अक्सर राजकुमारों को वहाँ का राज्यपाल यानी गवर्नर बनाकर भेज दिया जाता था। लेकिन ऐसा लगता है कि इन जगहों पर स्थानीय परंपराओं और नियमों को ही माना जाता था। तो यहाँ पे ये कहा जा रहा है कि जो दूसरे जो क्षेत्र थे, पाटलिपुत्र पर तो सीधा नियंत्रण था, लेकिन अन्य जो दूर के क्षेत्र थे, जैसे कि उज्जैन और तक्षशिला जैसे क्षेत्र, तो वहाँ पर क्या करते थे कि किसी को राजकुमार का वहाँ का बना देते थे, या राज्यपाल जिसे गवर्नर कहते हैं, उसको बनाकर वहाँ का भेज दिया जाता था और इस तरीके से वहाँ पर नियंत्रण किया जाता था। प्रादेशिक केंद्रों के बीच विस्तृत क्षेत्र थे। इनके इलाकों में मौर्य शासक सिर्फ मार्गों और नदियों पर नियंत्रण रखने की कोशिश करते थे, जो कि आवागमन के लिए महत्वपूर्ण थे। यहाँ से उन्हें जो भी संसाधन कर और भेंट के रूप में मिलते थे, उसे इकट्ठा किया जाता था। उदाहरण के लिए अर्थशास्त्र में यह लिखा है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए, दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए प्रसिद्ध था। तो यहाँ पर एक इम्पॉर्टेंट हमको फैक्ट मिल गया कि अर्थशास्त्र में क्या लिखा हुआ है, ये कहाँ लिखा हुआ है कि उत्तर पश्चिम कंबल के लिए प्रसिद्ध था और दक्षिण भारत सोने और कीमती पत्थरों के लिए। तो इसको नोट करना होगा जब भी हम अपने नोट्स बनाएंगे। अगर आप हमारे नोट्स चाहते हैं तो टेलीग्राम से ज्वाइन कर सकते हैं हमारा चैनल। अगर टेलीग्राम आप यूज़ करते हैं तो वहाँ पर जब हम इसके बाद में नोट्स बनाएंगे तो वहाँ शेयर कर देंगे। संभव है कि संसाधन नजराने के रूप में इकट्ठे किए जाते थे। नजराना किसे कहते हैं? जहाँ कर नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, वहीं नजराना अनियमित रूप से जब भी संभव हो इकट्ठा किया जाता था। ये कर में और नजराने में बहुत बड़ा अंतर है। तो टैक्स जो है नियमित ढंग से इकट्ठे किए जाते थे, समय से बिल्कुल, और नजराना अनियमित रूप से, उसका कोई नियम नहीं था, जब भी संभव हो उसको इकट्ठा किया जाता था।
ऐसे नजराने विविध पदार्थों के रूप में प्रायः ऐसे लोगों से लिए जाते थे जो स्वेच्छा से इसे देते थे। तो एक और अंतर आपको पता चल रहा होगा कि नजराना जो जो था वो स्वेच्छा से अगर कोई देना चाहता था तो देते थे, और उसको उसका कोई नियम नहीं था। लेकिन टैक्स टैक्स का नियम था। राजधानी में सम्राट, तो यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ है। मेगास्थनीज चंद्रगुप्त के दरबार में पश्चिम एशिया के यूनानी राजा सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। तो मेगास्थनीज कौन था? सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और मेगास्थनीज ने एक बुक लिखी थी इंडिका, जो आप ना जानते हैं। तो कभी कभी एग्जाम में पूछा जाता है कि इंडिका पुस्तक किसने लिखी? वो मेगास्थनीज ने लिखी। और मेगास्थनीज जो था सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। और ये सेल्यूकस निकेटर कौन था? सेल्यूकस निकेटर दरअसल सिकंदर का राजदूत था, सिकंदर का सेनापति था। जब सिकंदर की मृत्यु हो गई तो बाद में सेल्यूकस निकेटर के साथ युद्ध हुआ था चंद्रगुप्त का, और वो युद्ध में हार गया था। फिर उनकी मित्रता हो गई थी, और बाद में सेल्यूकस निकेटर की बेटी हेलेना का विवाह भी हो गया था चंद्रगुप्त मौर्य से। और बाद में उन्होंने अपना दूत भी भेजा था मेगास्थनी, जिसका नाम था, जो चंद्रगुप्त के दरबार में आकर रुका था, और उसने यहाँ के बारे में लिखा था एक पुस्तक में जिसका नाम है इंडिका। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो भी हम आपको बता दिया करेंगे। ओके, आगे बढ़ते हैं। यहाँ हम उसके विवरणों का एक अंश दे रहे हैं। सम्राट का जनता के सामने आने के अवसरों पर शोभा यात्रा के रूप में जश्न मनाया जाता है। उन्हें एक सोने की पालकी में ले जाया जाता है। उनके अंगरक्षक सोने और चांदी से अलंकृत हाथियों पर सवार रहते हैं। कुछ अंगरक्षक पेड़ों को लेकर चलते हैं। इन पेड़ों पर प्रशिक्षित तोतों का एक झुंड रहता है जो सम्राट के सिर के चारों तरफ। तो यहाँ पर कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं है, बस राजा के बारे में लिखा गया है कुछ, तो जल्दी से पढ़ लेते हैं। राजा सामान्यतः हथियारबंद महिलाओं से घिरे होते हैं। वे हमेशा इस बात से डरे हैं कि कहीं कोई उनकी हत्या करने की कोशिश ना करे। उनके खाना खाने के पहले खास नौकर उस खाने को चखते हैं। वे लगातार 2 रात एक ही कमरे में नहीं सोते थे। और पाटलिपुत्र, आधुनिक पटना, पाटलिपुत्र यानी जो वर्तमान में पटना है, बिहार की राजधानी, उसके बारे में यहाँ कुछ दिया गया है। यह एक विशाल और खूबसूरत नगर है। यह एक विशाल प्राचीर से घिरा है। ये उस समय की बात की जा रही है, जो यहाँ है लिखा हुआ है ना, तो ये उस समय का वर्णन किया जा रहा है, जिसमें 570 बुर्ज और 64 द्वार हैं। 2 और 3 मंजिलों वाले घर लकड़ी और कच्ची ईंटों से बने हैं। राजा का महल भी काठ से यानी लकड़ी से बना है, जिसे पत्थर की नक्काशी से अलंकृत किया गया है। यह चारों तरफ से उद्यानों और चिड़ियों के लिए बने बसेरा से घिरा हुआ है। तो ये आपने देख लिया। और अंत में जंगल वाले इलाके भी आते थे। ये चीज़ यहाँ से शुरू हो रही है। ये जो हम लोगों ने ख़त्म किया था ना, नजराने इकट्ठे किए जाते थे उसके बाद, और अंत में जंगल वाले इलाके आते थे। वहाँ रहने वाले लोग काफ़ी हद तक स्वतंत्र थे। तो ये साम्राज्य के बारे में वर्णन किया जा रहा है, वही है। उनसे यह उम्मीद की जाती थी कि वे मौर्य पदाधिकारियों को हाथी, लकड़ी, मधु और मोम जैसी चीज़ें लाकर दें। अब यहाँ पे टॉपिक आता है अशोक एक अनोखा सम्राट। अशोक मौर्य वंश के सबसे प्रसिद्ध शासक थे। वह ऐसे पहले शासक थे जिन्होंने अभिलेखों द्वारा जनता तक अपने संदेश पहुँचाने की कोशिश की। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा और ब्राह्मी लिपि में हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको आप नोट भी कर सकते हैं कि अशोक के ज़्यादातर अभिलेख किस भाषा में है? प्राकृत भाषा, जो आम लोगों की भाषा थी, जैसा कि हमने पिछले अध्यायों में जाना था, जो साधारण लोग बोलते थे प्राकृत भाषा, और जो पढ़े लिखे लोग बोलते थे वो संस्कृत और दूसरी भाषाएं बोलते थे। तो अशोक के ज़्यादातर अभिलेख प्राकृत भाषा में है, और लिपि कौन सी है उनकी? ब्राह्मी लिपि है। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, ये थोड़ा सा पढ़ लो, इसमें कुछ जानकारी मिलेगी। अपने एक अभिलेख में अशोक ने यह बात कही, राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। तो यहाँ पे डेट नहीं लिखी हुई है, वो आगे के क्लासेज में हम लोग पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पे मैं आपको बता दे रहा हूँ। 268 या 269 अलग अलग बुक्स में अलग अलग डेट्स मिली हैं। 69 ईसा पूर्व में अशोक जो है उन्होंने अपना राज्याभिषेक करवाया था, और उसके 8 वर्ष बाद यानी 261 ईसा पूर्व में। तो ईसा पूर्व है तो डेट्स घटेंगी ना, आप जानते ही होंगे। पहले चैप्टर में आपने देखा होगा कैसे ईसा पूर्व की डेट्स घटती हुई आती हैं। जो लोग नहीं जानते उनको बता रहे हैं। तो 8वें वर्ष उन्होंने ये युद्ध लड़ा था, कलिंग का युद्ध, उसी के बारे में यहाँ पे लिखा हुआ है। तो राजा बनने के 8 साल बाद मैंने कलिंग विजय की। लगभग 1.5 लाख लोग बंदी बना लिए गए, 1 लाख से भी ज़्यादा लोग मारे गए। इससे मुझे अपार दुख हुआ। क्यों? जब किसी स्वतंत्र देश को जीता जाता है तो लाखों लोग मारे जाते हैं और बहुत सारे बंदी बनाए जाते हैं। इसमें ब्राह्मण और श्रमण भी मारे जाते हैं। जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को, ये अशोक के अभिलेख में लिखा हुआ है, यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान दीजिए। कलिंग युद्ध का वर्णन करता हुआ अशोक का अभिलेख, एक अभिलेख में अशोक ने शायद 13वें अभिलेख में वर्णन किया था। ओके, जो लोग अपने सगे संबंधियों और मित्रों को बहुत प्यार करते हैं तथा दासों और मृतकों के प्रति दयावान होते हैं, वे भी युद्ध में या तो मारे जाते हैं या अपने प्रियजनों को खो देते हैं।
या मतलब या तो वे खुद मारे जाते होंगे या उनके लोग मारे जाते होंगे। इसीलिए मुझे पश्चाताप हो रहा है, अब मैंने धम्म पालन करने, धम्म ये प्राकृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है धर्म, पालन करने एवं दूसरों को इसकी शिक्षा देने का निश्चय किया है। तो अशोक ने ये निश्चय कर लिया। मैं मानता हूँ कि धम्म के माध्यम से लोगों का दिल जीतना बलपूर्वक विजय पाने से ज़्यादा अच्छा है। मैं यह अभिलेख भविष्य के लिए एक संदेश के रूप में इसीलिए उत्कीर्ण कर रहा हूँ कि मेरे बाद मेरे बेटे और पोते भी युद्ध ना करें। तो एक चीज़ यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि क्या अशोक ने अपने बेटों को और अपने पोतों को यानी बेटों के बेटों को यह संदेश दिया कि युद्ध ना करें? तो हाँ, उन्होंने अपने अभिलेख में यह बात कही थी। इसके बदले उन्हें यह सोचना चाहिए कि धम्म को कैसे बढ़ाया जाए। यहाँ पे लिखा हुआ है धम्म संस्कृत शब्द धर्म का प्राकृत रूप है। तो संस्कृत में धर्म कहते हैं, वैसे ही प्राकृत भाषा में धम्म। आगे है अशोक का कलिंग युद्ध। कलिंग तटवर्ती उड़ीसा का प्राचीन नाम है, जो कि मानचित्र में हमने दिखाया था। अशोक ने कलिंग को जीतने के लिए एक युद्ध लड़ा, लेकिन युद्ध जनित हिंसा और खून खराबा देकर उन्हें युद्ध से वितृष्णा हो गई, यानी कि नफरत हो गई। उन्होंने निर्णय लिया कि वे भविष्य में कभी युद्ध नहीं करेंगे। अशोक का धम्म क्या था, अब इसके बारे में जानते हैं। उससे पहले यहाँ पर कुछ पढ़ लेते हैं। यहाँ पे दिया गया है, उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर की इस मूर्ति को देखो। यह बिहार के रामपुरवा में मिले एक मौर्यकालीन स्तंभ का हिस्सा है। अभी इसे राष्ट्रपति भवन में रखा गया है। यह उस समय की मूर्तिकला का एक नमूना है, यानी मूर्तिकला कितनी उन्नत थी उस समय, आप देख सकते हैं। अशोक का धम्म क्या था? अशोक के धम्म में किसी देवता की पूजा अथवा किसी कर्मकांड की आवश्यकता नहीं थी। तो इन चीज़ों को थोड़ा सा आप ध्यान से समझें कि क्या कर्मकांड से संबंधित था अशोक का धम्म? नहीं। क्या किसी देवता की पूजा की जाती थी? नहीं। उन्हें लगता था कि जैसे पिता अपने बच्चों को अच्छे व्यवहार की शिक्षा देते हैं, वैसे ही यह उनका कर्तव्य था कि अपनी प्रजा को निर्देश दें। वे बुद्ध के उपदेशों से भी प्रेरित हुए थे। ऐसी कई समस्याएं थीं जिसके लिए उनमें संवेदना थी। उनके साम्राज्य में अलग अलग धर्मों को मानने वाले लोग थे और इसमें कई बार टकराव पैदा हो जाता था। जानवरों की बलि चढ़ाई जाती थी। दासों और नौकरों के साथ क्रूर व्यवहार किया जाता था। इनके अलावा परिवार में व पड़ोसियों के बीच भी झगड़े होते रहते थे। अशोक ने यह महसूस किया कि इन समस्याओं का निदान उनका कर्तव्य है। इसीलिए उन्होंने धम्म महामात्य नाम के अधिकारियों की नियुक्ति की, जो जगह जगह जाकर धम्म की शिक्षा देते थे। तो धम्म की शिक्षा कौन देता था? अशोक ने कुछ अधिकारियों की नियुक्ति की थी जिन्हें कहा जाता था धम्म महामात्य, जो धम्म की शिक्षा देते थे जगह जगह जाकर। ओके, इसके अतिरिक्त अशोक ने अपने संदेश कई स्थानों पर शिलाओं और स्तंभों पर खुदवा दिए। अधिकारियों को यह निर्देश दिया गया कि वे राजा के संदेश को उन लोगों को पढ़कर सुनाएं जो खुद पढ़ नहीं सकते। अशोक ने धम्म के विचारों को प्रसारित करने के लिए सीरिया, मिस्र, ग्रीस यानी जो एथेंस है वहाँ की बात कर रहे हैं, यूनान तथा श्रीलंका में भी दूत भेजे थे। तो इन देशों में भी अपने दूत भेजे थे। उन्होंने सड़कें बनवाईं, कुएँ खुदवाए और विश्राम गृह बनवाए। इसके अतिरिक्त उन्होंने मनुष्यों व जानवरों की चिकित्सा की भी व्यवस्था की। किसने? अशोक ने। अपनी प्रजा के लिए अशोक के संदेश क्या थे? लोग विभिन्न अवसरों पर अनुष्ठान करते हैं। उदाहरण के लिए, जब वे बीमार होते हैं, जब उनके बच्चों का विवाह होता है, बच्चों के जन्म पर, और जब यात्रा शुरू करते हैं, तब वे तरह तरह के अनुष्ठान करते हैं। ये कर्मकांड किसी काम के नहीं, ये अशोक का संदेश है। यदि इसके बदले यदि लोग दूसरी रीतियों को माने तो वह ज़्यादा फलदायी होंगे। ये अन्य प्रकार की रीतियाँ क्या हैं? ये हैं अपने दासों और नौकरों के साथ अच्छा व्यवहार करना, बड़ों का आदर करना, सभी जीवों पर दया करना और ब्राह्मणों तथा श्रमणों को दान देना। अपने धर्म की प्रशंसा या दूसरों के धर्म की निंदा करना, दोनों ही बातें गलत हैं। हर किसी को दूसरे धर्म का आदर करना चाहिए। यदि कोई अपने धर्म की बड़ाई और दूसरे धर्म की बुराई करता है तो वास्तव में वह अपने धर्म को ज़्यादा नुकसान पहुंचा रहा है। इसीलिए हर किसी को दूसरे के धर्म के प्रमुख विश्वासों को समझने की कोशिश करते हुए उसका आदर करना चाहिए। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है, उनके धर्मादेश आज भी हमसे एक ऐसी भाषा में बात करते हैं जिन्हें हम समझ सकते हैं और जिनसे हम बहुत कुछ सीख सकते हैं। तो प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लिखा है ये अशोक के बारे में कि हम उनसे बहुत कुछ सीख सकते हैं। अशोक ने धर्म के विचारों को दूर दूर तक फैलाने के लिए उन बातों को बताया जो आपके अनुसार भी प्रासंगिक हैं। अशोक के संदेश के उन हिस्सों को बताओ जो आज भी प्रासंगिक हैं। तो जैसे कि अशोक के प्रासंगिक हैं, मतलब आज भी जिनकी आवश्यकता है, जैसे कि दूसरे धर्मों का आदर करना, और ऐसा ही नहीं कि सिर्फ हम अपने धर्म की बड़ाई, अपने धर्म की तारीफ़ करें और दूसरों के धर्म को नीचा दिखाएं, तो ऐसा भी नहीं करना चाहिए। तो आज भी ये चीज़ें प्रासंगिक हैं। और जीवों पर दया करना चाहिए। ये सब चीज़ें अशोक के जो विचार हैं आज भी प्रासंगिक हैं।
तो मेंस में भी अगर यूपीएससी मेंस में लिखने को कहा जाए तो अशोक के विचारों पर, तो आप इनमें से बहुत कुछ टॉपिक आपको मिल सकता है। अब है ब्राह्मी लिपि। आधुनिक भारत की ज़्यादातर लिपियाँ पिछले सैकड़ों वर्षों में ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। तो ये थोड़ा सा ध्यान रखने की ज़रूरत है कि वर्तमान भारत की बहुत सारी लिपियाँ जो हैं वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हुई हैं। यहाँ आप अ अक्षर को अलग अलग भाषाओं में लिपियों में देख सकते हैं। तो लिपि मतलब जिस तरीके से लिखा कैसे जाता है उसी को लिपि कहते हैं। जैसे ब्राह्मी लिपि में आ को ऐसे लिखा जाता था, फिर देवनागरी यहाँ पे लिखा हुआ है, देवनागरी लिपि में हम कैसे लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं। बांग्ला में आ ऐसे लिखते हैं, मलयालम में ऐसे, और तमिल में ऐसे लिखते हैं। ये आ है। उसके बाद है अन्यत्र। अन्यत्र मतलब अन्य देशों में, कहीं विश्व में कहीं और उस समय क्या चल रहा होगा। मौर्य साम्राज्य, ये थोड़ा सा ही है, जान लेते हैं भाई दूसरे जगहों के बारे में भी। मौर्य साम्राज्य के उभरने से थोड़ा पहले, लगभग 2400 वर्ष पहले, चीन में सम्राटों ने चीन की दीवार का निर्माण शुरू किया। तो कब शुरू किया था? 2500 साल पहले, लगभग 2400 साल पहले। इसे बनाने का उद्देश्य उत्तरी सीमा को की पशुपालक लोगों से रक्षा करना था। कौन सी उत्तरी सीमा? जो चीन के उत्तर में पड़ती है, मंगोलिया वगैरह की। वहाँ के पशुपालक उनकी सीमा में घुस ना आए, इसलिए उन्होंने इस दीवार को बनाने का निश्चय किया था। अगले 2000 वर्षों तक इस दीवार का निर्माण कार्य चलता रहा, क्योंकि साम्राज्य की सीमाएं बदलती रहीं। यह दीवार लगभग 6400 किलोमीटर लंबी है, बहुत लंबी दीवार है, तथा पत्थर और ईंट से बनी है। किससे बनी है? पत्थर और ईंट से बनी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इसकी ऊपरी सतह सड़क जैसी चौड़ी है। इस दीवार को बनाने के लिए हज़ारों लोगों को काम करना पड़ा, क्योंकि आप जानते हैं 2000 वर्षों तक बनाई गई और इतनी लंबी है तो हज़ारों लोगों को तो लगना ही पड़ा होगा। हर 100-200 मीटर की दूरी पर इस पर निगरानी के लिए बुर्ज बने हुए हैं। पड़ोसी देशों के प्रति अशोक का रवैया चीनी सम्राटों के रवैये से कैसे भिन्न था? तो ओके, अब यहाँ पर ये कुछ हैं जिनको आप बड़ी आसानी से कर सकते हैं। रिक्त स्थानों के जहाँ पर सम्राटों का सीधा शासन था, वहाँ अधिकारी क्या कर वसूलते थे। राजकुमारों को अक्सर प्रांतों में राज्यपाल के रूप में भेजा जाता था। ठीक है, तो ये सब चीज़ें आपको याद हो गई होंगी। तो ये कुछ स्थितियाँ हैं। मौर्य साम्राज्य की शुरुआत हुई थी 2300 साल पहले। सही गलत बताओ। उत्तर पश्चिम की तरफ आवागमन के लिए मार्ग था, तो उत्तर पश्चिम नहीं, ये गलत है, उत्तर दक्षिण के लिए था। फिर है आधुनिक पाकिस्तान और अफगानिस्तान के इलाके मौर्य साम्राज्य के अंदर थे, सही है। चंद्रगुप्त के विचार अर्थशास्त्र में लिखे हैं, गलत है, क्योंकि उसमें विचार किसके हैं? चाणक्य के विचार लिखे हैं, चंद्रगुप्त के नहीं। कलिंग बंगाल का प्राचीन नाम है, गलत है, उड़ीसा का है प्राचीन नाम। अशोक के ज़्यादातर अभिलेख ब्राह्मी लिपि में है, ये सही है। सॉरी, हाँ, ब्राह्मी लिपि में और प्राकृत भाषा में, ये सही है। ठीक है, तो ये बहुत आसानी से आप कर लेंगे। तो दोस्तों, अब ये कुछ मैप है जो रेशम मार्ग के बारे में दिया गया है। तो रेशम मार्ग के बारे में जब हम कहीं पढ़ेंगे तब देख लेंगे इसको। ऑल राइट, चाहे तो आप इसका स्नैपशॉट भी ले सकते हैं। आगे की बात ये थोड़ा सा देख लो, क्योंकि इम्पॉर्टेंट है यहाँ पर थोड़ा सा। लगभग 2200 वर्ष पहले मौर्य साम्राज्य का पतन हो गया, यानी 2300 साल पहले हुआ था, 100-150 वर्ष, 140 वर्ष के आसपास में तक चला, उसके बाद पतन हो गया। इसके स्थान पर साथ ही अन्य जगहों पर भी नए राज्यों का उदय हुआ। पश्चिमोत्तर में तथा उत्तर भारत के कुछ भागों में करीब 100 सालों तक हिंद एवं राजाओं का शासन रहा। इसके बाद पश्चिमोत्तर, उत्तर तथा पश्चिमी भारत पर शक नामक मध्य एशियाई लोगों का शासन स्थापित हुआ। इनमें से कुछ राज्य लगभग 500 वर्षों तक टिके रहे, जब तक कि शक शासकों को गुप्त शासकों से पराजय नहीं मिल गई। ये अध्याय 11 में हम पढ़ेंगे। यहाँ पे जो कुछ भी दिया गया है वो हम आगे के अध्यायों में भी पढ़ेंगे। शकों के बाद कुषाणों, लगभग 2000 वर्ष पहले का शासन स्थापित हुआ। यह अध्याय 10 में आप कुषाणों के बारे में जानेंगे अधिक। हिंद एवं सिक्का यहाँ पर दिया गया है, ये कुषाणों का सिक्का है। उत्तर तथा मध्य भारत के कुछ इलाकों में मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने एक राज्य की स्थापना की, जो कि शुंग वंश कहा गया। शुंगों के बाद कर्ण तथा कुछ और वंशों का शासन तब तक चला जब तक कि लगभग 1700 वर्ष पहले गुप्त साम्राज्य की स्थापना हुई। हमने देखा कि पश्चिमी भारत के कुछ हिस्सों पर शकों का शासन था। यहाँ पश्चिमी भारत तथा मध्य भारत पर शासन कर रहे सातवाहन शासकों के साथ कई युद्ध हुए। लगभग 2100 साल पहले स्थापित सातवाहन राज्य लगभग 400 सालों तक टिका रहा। लगभग 1700 वर्ष पहले मध्य तथा पश्चिमी भारत में वाकाटक वंश का शासन स्थापित हुआ। दक्षिण भारत में 2200 से 1800 साल पूर्व के बीच चोलों, चेरों तथा पांड्यों ने शासन किया। लगभग 1500 साल पहले पल्लवों और चालुक्यों के 2 बड़े राज्यों की स्थापना हुई। ये दक्षिण भारत में है, जो कि हम बाद में समझेंगे।
इसके अलावा और भी कई राज्य और राजा थे, इनके बारे में हमें उनके सिक्कों, पांडुलिपियों तथा पुस्तकों से पता चलता है। इन सब के साथ साथ अनेक ऐसे परिवर्तन भी हो रहे थे जिनमें सामान्य स्त्री पुरुषों का महत्वपूर्ण योगदान था। इनमें कृषि का प्रसार, नए शहरों का विकास, उद्योग तथा व्यापार में प्रगति थी। व्यापारियों ने एक तरफ जहाँ उपमहाद्वीप के अंदर तथा बाहर जमीन के रास्तों की खोज की, वहीं पश्चिम एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा दक्षिण पूर्वी एशिया के समुद्री रास्ते भी खुले। मंदिरों, स्तूपों तथा अन्य इमारतों का निर्माण हुआ, किताबें लिखी, साथ ही वैज्ञानिक खोजें भी हुई। ये सारी बातें साथ साथ हो रही थी। इस पुस्तक के बाकी हिस्सों को पढ़ते हुए आप इन बातों को ध्यान में रखना। तो ये ठीक है, हम इनको ध्यान में रखेंगे आगे के अध्याय में। तो अच्छा, ये जो 3 की दीवार, आप इनके पड़ोसी देश आप देख सकते हैं। मैप को देखते रहना चाहिए। जैसे ये चाइना है, बहुत बड़ा हिस्सा यहाँ पे दिख रहा है, और उसके उधर मंगोलिया है, पामीर का पठार ये है, पाटलिपुत्र यहाँ है। तो ये चीज़ें देखते रहना चाहिए। तिब्बत जो इसकी राजधानी लासा थी, अब तो तिब्बत चाइना के कब्जे में है। ओके, तो दोस्तों ये चैप्टर कैसा रहा आप हमें इसके बारे में कमेंट में ज़रूर बताएं। अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि जब भी हम वीडियो अपलोड करें तो आपको नोटिस मिल जाए। और वीडियो अच्छा लगा तो इसको प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें। ओके, तो ये वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और जल्दी मिलते हैं हम अपने अगले चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।